मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया था आईसीटी मुंबई। वर्क एज ए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो एट आईआईटी दिल्ली। एक फार्मा प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर कोई भी इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, और जो भी प्रोसेसेस चल रही है उसका हम एनवायरमेंटल बर्डन कम को बनने के लिए राइट फ्रॉम देयर एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू द फाइनल प्रोडक्ट रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट रीयूज ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों में हम कितना कार्बन इमिट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने किया लाइफ साइकिल असेसमेंट, कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, CBAM विच इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मल कि यार पहले तो ऐसे नहीं होता था, फेब में कौन सी धूप होती थी, बट अभी हो रही है ना। तो यही रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, यही रीज़न है क्लाइमेट चेंज। एंड आफ्टर 5 years 25 to 30 lakhs package in India because the need of this sustainability बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करियर, यू कैन गो फॉर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स एंड दिस इज मनीषा। सो टुडे I'll take this is my line, bro. okay, go ahead. Oh, it's your turn. Okay, so hello everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने Simple Pharma Basics अपने YouTube चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग अलग अलग जो फार्मा में करियर ऑप्शंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज की जो सीरीज है वो है मेरी वेरी डियर बेस्ट फ्रेंड के साथ में। सो आज का जो हमारा वीडियो है दिस इज़ अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमने अभी तक बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं। मैंने चैनल पे ऑलरेडी मेडिकल राइटिंग के बारे में वीडियो बनाया है, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में वीडियो बनाया है, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हम लोग जिसके बारे में फार्मा में बात नहीं करते, बट ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी अगर आप फार्मा के बाद करियर करते हो तो बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। और इसी की इन्फॉर्मेशन के लिए कि ग्रीन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें कौन से जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है और एग्जैक्ट आपको क्या करना होता है, सैलरी रेंज आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर कैसा है इंडिया में, अब्रॉड में, या फिर अगर आप खुद का स्टार्टअप करते हो तो क्या सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक एक कवर करूँ जो आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में जानना हो, जिस भी करियर ऑप्शन के बारे में आपको जानना हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस बारे में वीडियो बनाऊंगी। सो टुडे विथ अस वी आर हैविंग मनीषा एंड मनीषा और मैंने बी फार्म साथ में किया था एंड 2020 में हम दोनों ने जीपैट साथ में क्वालिफाई किया था। उसके बाद में मैं चली गई नाइपर और मनीषा चली गई आईसीटी मुंबई। तो आईसीटी मुंबई से मनीषा ने एमटेक किया हुआ है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में मनीषा ने एमटेक किया, और उसके बाद की जो जर्नी है वो मनीषा आपको खुद बताएगी। सो ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे तुमने पॉडकास्ट में बुलाया, मतलब काफ़ी टाइम से बुला रही थी वैसे, बट संजोग हो नहीं रहा था। तो या in 2020 we have completed our bachelor in pharmacy and we have qualified GPAT also. After that actually जब हम बैचलर में थे तब हमने एक इम्प्लांट ट्रेनिंग किया था। तो उसके बेसिस पे मुझे ऐसे लगा कि कंटिन्यू फार्मेसी करना इज़ वन ऑप्शन विच इज़ वेरी गुड, बट उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने थोड़ा सा सर्च वगैरह किया तो आई फाउंड आउट कि या उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है। तो यस, तो इन 2022 आई हैव कंप्लीटेड ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई एंड आफ्टर दैट आई वर्क एज ए JRF जूनियर रिसर्च फेलो एट IIT दिल्ली on a government project that was from Ayush department. So yeah, and currently I'm working as a senior sustainability engineer, which is very proud thing to me because एक साल में मुझे ये पोस्ट मिल रही है एंड आई लव माई करियर, बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मैंने लिटरली विटनेस की है मेहनत जो की है इस बंदी ने, कि कितनी मेहनत करके पहले एज अ जूनियर ज्वाइन किया और एक ही साल में सीनियर पोस्ट मिल गई है। दैट इज़ वेरी गुड एंड ये कभी मैंने बोला नहीं है, बट या आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने एमफार्म के बजाय एमटेक को क्यों चूज़ किया। नॉट प्रिसाइजली एमटेक, बट मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी क्यों चूज़ किया। तो ये जैसे मैंने बोला कि हमने 2018 में एक इम्प्लांट ट्रेनिंग की थी, हम दोनों ने साथ में की थी नागपुर में।
तो उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला कि एक फार्मा प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर कोई भी इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, और बहुत बार उसका प्यूरिफिकेशन होता है, बहुत डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर इन्वायरमेंट हजार्डस और विच आर ह्यूमन हेल्थ हजार्डस, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि वेस्ट वाटर भी चीज़ होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी चीज़ें होती है। फिर मुझे पता चला कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या फिर वो कैसे हजार्डस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है टू आवर इन्वायरमेंट या फिर ह्यूमन हेल्थ या फिर मरीन सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने तब सोचा कि एम-फार्म कंटिन्यू करना भी अच्छी बात है, बट इस पर कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा था मुझे एम-फार्म के वे में। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे कोर्सेज ढूंढने चाहिए जो मैं बी-फार्म के बाद कर भी सकती हूँ एंड इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल भी सकता है। तो आई फाउंड आउट वेरियस कोर्सेज आर देयर लाइक MSc in environmental sciences or M.Tech in environmental sciences, but green technology I found out that this course was so interesting, like environmental की चीज़ें भी इसमें थी, सस्टेनेबिलिटी की चीज़ें भी इसमें थी, या फिर मेरा जो कोर इंटरेस्ट है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री भी इसमें था। तो आई लव केमिस्ट्री, जनरली आई लव केमिस्ट्री, तो ये भी इसमें था। एंड सबसे बेस्ट चीज़ इज मैं GPAT क्वालिफाइड थी, मैं नाइपर क्वालिफाइड भी थी, मैं नाइपर में जा भी सकती थी, मेरा नंबर भी लगा था, बट आई डिडंट वांट टू, क्योंकि एक तो मुझे एक कोर्स करना था, सेकेंड चीज़ मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया था ICT मुंबई। सो दैट वाज माय मेहनत, दैट वाज माय लक एंड आई गॉट एडमिटेड टू दिस कोर्स ग्रीन टेक्नोलॉजी। या ये मेरा पूरा वे था, मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी क्यों चूज़ किया। सो येस, वेरी वेल सेड मनीषा कि लाइक कि हर कोई मेडिसिन बनाना चाह रहा है, हर कोई इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा है, हर कोई ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करना चाह रहा है, बट हमको ये नहीं पता है कि हम जो भी स्टेप एक कर रहे हैं एक ड्रग को लाने के लिए, उसके पीछे बहुत सारा कार्बन एमिशन हो रहा है, बहुत सारा जो चीज़ है वो कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो कोई तो ऐसे पर्सन होने चाहिए कि जो इस चीज़ को कंट्रोल करे, तो मनीषा इज़ डूइंग दैट वर्क, सो इट्स नाइस। अगर आप लोग भी लाइक इंटरेस्टेड है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग भी इस करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, आप लोग पता करना चाहते हो कि ये करियर ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं है, तो आप मनीषा से गाइडेंस भी ले सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आप लोग फिलअप करो और आपके टाइम और डेट के हिसाब से और मनीषा के टाइम और डेट के हिसाब से हम लोग एक आपका स्लॉट बुक करेंगे, जिसमें आपको मनीषा के साइड से अच्छा खासा गाइडेंस मिलेगा कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी में एज एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर कैसे काम कर सकते हो, तो उस पर आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू, कि जो आपने एमटेक किया है इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद का करियर कैसा है, जॉब रोल्स कैसे है, एंड प्लीज ऑल्सो लेट अस नो इट्स स्कोप इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल। So yeah, after green technology, we can go in mainly two types of industries. That is environmental sector and second one is sustainability. We can go in production, we can go in downstreaming and many more. But mainly I would say कि एक sustainability sector रहेगा, एक environment sector रहेगा। अब इसमें दो अलग अलग क्या है, environment में आता है कि हमारी जो भी processes चल रही है उसका हम एनवायरमेंटल बर्डन कम कैसे करें, या फिर जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है, या फिर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक प्रोसेस है, या फिर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें, जीरो वेस्ट डिस्चार्ज है, ये सारी चीज़ें आती है। बट जो सस्टेनेबिलिटी में उसमें आता है कि हम राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, राइट फ्रॉम द स्टार्ट हम सस्टेनेबल मटेरियल कैसे यूज़ करें, रिसाइकल्ड मटेरियल कैसे यूज़ करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं, ताकि राइट फ्रॉम द स्टार्ट की बर्डन कम ही रहे। अब हमें आगे जाके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इमिशन होगा, ट्रीटमेंट भी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, तुम फ्यूल यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो, तो ये भी होता है। तो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी में ये कुछ डिफरेंस है। तो या हम जॉब रोल के बारे में पता करें या फिर हम कैसे काम कर सकते हैं इस कोर्स के बाद, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जैसे सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारी सर्विसेज आती है, बहुत सारी अपकमिंग सर्विसेज भी है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में अभी चालू है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी इम्प्लीमेंट हुई है एंड इंडिया में होने वाली है। तो वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखो, करंट अपडेट के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ थोड़ा सा अपडेटेड रहो, एंड यू कैन सर्व द सस्टेनेबिलिटी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री या फिर एनवायरमेंटल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, यू कैन सर्व प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस or you can start your own firm. Then the freelancing is one of the option जो कि without investment या फिर zero investment you can start. So there are many roles
like environmental engineer, sustainability engineer, or site engineer on a sustainability project or environmental project, या फिर sustainability. They will choose you because you have some or other background of their जो भी GD उनका GD होगा उसके related. So yeah, these are some roles or career you can choose after great. Exactly like कि मतलब जो भी जॉब रोल JD मीन्स की जॉब डिस्क्रिप्शन जो आता है कंपनी आपको भेजती है जब भी उनको किसी की हायरिंग करनी होती है तब, तो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप फिट बैठ रहे हो, लाइक कि सपोज जैसे अब मनीषा ने एमटेक किया है इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, और अगर किसी फार्मा कंपनी को एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजिस्ट हायर करना है तो शी इज़ हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ फार्मा इंडस्ट्री ऑल्सो. तो फार्मा में भी जैसे इनका बैचलर्स बी फार्म है और मास्टर्स इनका ग्रीन टेक में है, तो अगर किसी का जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है कि उनको ये रिक्वायरमेंट है तो शी विल बी प्रेफर्ड ओवर देयर. आफ्टर दैट उन्होंने मनीषा ने जो है IIT दिल्ली में भी एक प्रोजेक्ट किया है, तो बेस्ड ऑन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस अलग अलग जगह पे आपकी हायरिंग हो सकती है. तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है. लेकिन अगर एज अ फ्रेशर बात करें तो एज अ फ्रेशर आप गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली किसी कंपनी में भी अप्रोच कर सकते हो जैसे कि आपको मनीषा ने बताया है. आफ्टर दैट मैं मनीषा से ये जानना चाहूँगी कि आप जो अभी कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपका रोल क्या है. आई मीन कि एग्जैक्टली कि जैसे मैं जितने भी गेस्ट आते हैं चैनल पे उनसे मैं एक ही सवाल पूछती हूँ कि अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर वीडियो देख रहा है और उनको समझना है एट द ग्राउंड लेवल कि एग्जैक्टली काम क्या होता है इन द लेमैन लैंग्वेज, तो आप कैसे समझाओगे कि आप एग्जैक्ट क्या काम करते हो? ओके, तो IIT के बाद मैंने एक जॉब करी थी जो अभी मैंने इस साल स्विच करी है एंड नाउ करंटली मैं अपने सेकेंड इंडस्ट्रियल जॉब में हूँ. तो मेरा जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल जॉब था वो था एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो कि सस्टेनेबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती थी टू अदर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. तो उसमें मेरा रोल था, आई वॉज वर्किंग एज सस्टेनेबिलिटी से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सस्टेनेबिलिटी से आपका ये मतलब है ना कि जैसे आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में थी तो उनके पास में अलग अलग कंपनीज, जैसे सीमेंट की कोई कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो एज अ क्लाइंट वो आते थे और उनका जो कार्बन एमिशन हो रहा है तो उसको आप लोग एनालाइज करते थे कि ये लोग कितना इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है इनका प्रोडक्ट. तो ये एनालाइज करके आप उनको रिपोर्ट्स दे देते थे. हाँ, तो मतलब ऐसे ही काम होता था. तो इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से और बताओ. ओके, तो उस कंपनी में मैं एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर काम करती थी, जिस रोल में मैंने डिफरेंट क्लाइंट को डिफरेंट सेक्टर्स को सर्व किया. जैसे कि अभी आरती ने बोला है सीमेंट इंडस्ट्री इज़ अ अलग काइंड ऑफ सेक्टर, या फिर फार्मा सेक्टर को भी मैंने सर्व किया है, केमिकल इंडस्ट्रीज, डाइज एंड पिगमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देर आर वेरियस इंडस्ट्री जिनको मैंने सर्व किया है इन अकॉर्डेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज. अभी सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज मतलब क्या सर्विसेज आती है इसमें, तो हम वो देखते हैं कि मैं मेरे टेन्योर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियर में मैंने किया लाइफ साइकिल असेसमेंट, कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग्स, CBAM विच इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी. सो शी इज़ वेरी नाइस, शी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो yeah, EcoVadis, CDP, there are various sustainability services. You can go and search it on Google also. So what is life cycle assessment? In short, मैं समझाती हूँ कि एक खादी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है तो उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बनने के लिए राइट फ्रॉम देयर एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू द फाइनल प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट, रीयूज ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों में हम कितना कार्बन इमिट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टडी, but we have to go to the site visit, we have to verify the data, we have to check all the things during their production, is there anything they are hiding from us, हमारे clients, ये सारी चीज़ें होती है. उसके बाद हम वो सारा डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में डाल के हम आउटपुट निकालते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक वाटर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एयर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लैंड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें. फिर हमें पता चलता है ओवरऑल CO2 इमिशन कितना हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. अब हमें वो भी पता चलता है कि किस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज बहुत ज़्यादा इमिशन हो रहा है, या फिर ड्यूरिंग द यूज फेज ऑफ दिस प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल फ्रिज बनाया तो फ्रिज में यूज फेज में ज़्यादा इमिशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है. या फिर इस प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल खत्म हो गया तो उसका रिसाइकलिंग करना है, तो रिसाइकलिंग करने के लिए हो सकता है कि बहुत फ्यूल लग रहा है रिसाइकलिंग प्रोसेस में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, या फिर और भी चीज़ें बहुत होती है, अनदर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है अगर रिसाइकलिंग करनी है.
तो ये सारी चीज़ों में हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर किस स्टेप पे बहुत ज़्यादा इमिशन हो रहा है, तो वो गया हमारा हॉटस्पॉट ऑफ इमिशन, कार्बन इमिशन। तो हम उस स्टेप पे काम करेंगे, तो हम हमारे क्लाइंट को बोलेंगे कि आपका पर्टिकुलर स्टेप ऑफ प्रोडक्शन है जिसपे बहुत ज़्यादा इमिशन हो रहा है, तो आप उस पे काम करो। तो ऐसे हम नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट 5 ईयर जब हम उस प्रोडक्ट का फिर से कार्बन फुटप्रिंट लेंगे या फिर से एलसीए करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ओके अभी स्टेप पे हमारे जो भी हमने मिटिगेटरी मेजर्स इंप्लीमेंट किए उसकी वजह से हमारा इमिशन कितना कम आया है। तो ऐसे हम और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करके या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज़ करके, जिसमें हम सेफर मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोडक्शन स्टेप्स कम कर सकते हैं। बहुत सारी ग्रीन केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें तुम सस्टेनेबल या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक ओवरऑल मेरा ये रोल था। या फिर जैसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग्स, तो तुम देख सकते हो किसी भी कंपनी का, जैसी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनकी वेबसाइट खोल के अगर देखोगे तो यू कैन फाइंड आउट द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट या फिर ESG रिपोर्ट, दैट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट, जो कि हर इंडस्ट्री का होता है, वेदर इट बी सर्विस बेस्ड और IT इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, कुछ भी हो, बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है। तो वो रिपोर्ट भी हम बनाते हैं जिसमें पता चलता है कि आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है, आप सोशली कितना इन्वॉल्व हो, आप लोकल कम्युनिटीज़ के लिए क्या करते हो, या फिर आपका गवर्नेंस पार्ट आपकी इंडस्ट्री का कैसा है, वो सारी चीज़ें भी सस्टेनेबिलिटी के अंडर ही आती है। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का कार्बन फुटप्रिंट होता है जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो हो रही है, राइट फ्रॉम द एम्प्लॉय कम्युनिटी, आपका एम्प्लॉय 2 व्हीलर से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है, 4 व्हीलर से आ रहा है, सारी चीज़ें काउंट होकर आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल कार्बन फुटप्रिंट होता है जो कि ईयरली बेसिस पे हर ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे मैंने CBAM भी बोला, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो या इसमें एक चीज़ है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी नहीं है, बट यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाओगे ना तो यू विल हैव अ ग्रेट करियर इन यूरोपियन कंट्री, बिकॉज यूरोपियन लॉज एंड रेगुलेशन आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि अब उनमें ऐसा हो गया ना कि उन्होंने बहुत इमिशन कर लिया है, अब उनको यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत इमिशन कर लिया है, अब उनको चाहिए कि इमिशन कम करना है हमें। बट इमिशन कम कैसे कर रहे, खुद का इमिशन तो कम हो नहीं रहा है, तो अभी वो पूरे वर्ल्ड पे डाल रहे कि इमिशन कम करना है। तो फॉर एग्जांपल CBAM जैसे, तो CBAM कुछ सेक्टर के लिए लिमिटेड है अभी, बट 2026 में वो सारे सेक्टर्स के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसमें ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट अगर हम यूरोपियन मार्केट को बेचते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड बेचने के लिए कुछ भी चीज़, स्पेशली कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट या ये सारी चीज़ें, तो फॉर एग्जाम्पल हम स्टील के पार्ट्स उनको बेच रहे हैं यूरोपियन मार्केट को, तो उन पे उनका अलग से टैक्स लग रहा है कि अगर आपको बेचना है हमारे मार्केट में तो यू हैव टू पे दैट, तो दैट इज CBAM। सो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो यूरोपियन मार्केट से इंडिया में आ रही है या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रही है। तो ये भी एक स्कोप है, या फिर अपकमिंग बहुत सारी सर्विसेज है, यू कैन चेक इट ऑन गूगल, यू कैन लर्न अबाउट इट, यू कैन एक्सेल इन दैट एंड हैव अ ग्रेट करियर इन सस्टेनेबिलिटी। वेरी वेल एक्सप्लेन, लाइक कि ये सारी चीज़ें तो हमने कभी, मतलब मैंने भी ज़्यादा सुनी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट काफ़ी सारी चीज़ें पता चली है कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए क्या बहुत सी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है। और जो सारी इंडस्ट्रीज़ है, सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रीज़ को ये नॉर्म्स फॉलो करना ज़रूरी होती है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर वो कार्बन एमिशन नहीं कर सकते, राइट। तो उस सब चीज़ को कि अब पता कौन करेगा कि कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, कौन से स्टेप पे कितना आपका जो पोल्यूशन है वो हो रहा है, तो वो कौन करेगा। तो जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं वो लोग ये काम करते हैं पूरा एनालाइज करने का कि क्या मतलब पूरा आप बोल सकते हो कि पूरा हिसाब किया जाता है कि कितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है, और अगर वो ज़्यादा कर रही है तो फिर उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अभी जैसे कल ही मैंने तुझे एक बात बोला था कि एक बच्चा है जो अभी आई थिंक 1 साल का 1.5 साल का है, जो कि कार्बन न्यूट्रल है, मैंने बोला था। हाँ। उसके मम्मी पापा ने असेसमेंट किया कि एवरेज 1 साल के बच्चे का या फिर 1.5 साल के बच्चे का डेली CO2 इमिशन क्या होता है। आप भी खुद के एक्टिविटीज से एक फॉलोअप ले सकते हो, या फिर गूगल पे एक कैलकुलेटर है कि आप जस्ट डाल सकते हो कि CO2 इमिशन करके, कि खुद का डेली एक्टिविटीज डालो कि तुम उठते बराबर जैसे फ्रेश हो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कितना पानी यूज हो रहा है, सारी चीज़ें मतलब टू द बेड सब कुछ अगर एक्टिविटीज डालोगे ना तो तुम्हारा भी CO2 इमिशन कितना हो रहा है डेली तो आ सकता है। तो वो जो बच्चा था उसके मम्मी पापा ने ना जब वो मतलब उसकी मम्मी ने कंसीव किया था तब से उन्होंने प्लांट्स लगाना स्टार्ट किए थे।
तो अभी उन सारे प्लांट्स का मिला के उतना CO2 सिक्वेस्टर हो रहा है जितना वो बच्चा इमिट कर रहा है। Okay. तो वो नलीफाई हो रहा है, तो दैट बच्चा इज कार्बन न्यूट्रल इन द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड विच इज अ कार्बन न्यूट्रल दुनिया चाइल्ड का पहला चाइल्ड है Yes. जो कि कार्बन न्यूट्रल है। यस। एंड जैसे तूने बोला कि इंडस्ट्री के कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है कि इसके ऊपर तुम इमिट नहीं कर सकते, हाँ ये तो है, बट सिस्टम है हमारी तो थोड़ा सा दैट इज ओके। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यू कैन सिंपली सी कि दुबई में फ्लड आया है, उत्तराखंड में फ्लड आया है, या फिर इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है, तुम्हें सर्दी में भी तुम्हें गर्मी फील करनी पड़ रही है, गर्मी में भी गर्मी फील करनी पड़ रही है। हाँ. इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि एक SBTI करके ऑर्गेनाइजेशन है, तुम गूगल पे देख सकते हो, उसमें कुछ टारगेट सेट किया हुआ है इंडिया के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए। तो उसमें भी तुम देख सकते हो कि 1.5 डिग्री इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हुई है, क्लाइमेट का टेम्परेचर देन प्री इंडस्ट्रियल ईरा। तो थोड़ा पढ़ के तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कि इसमें क्या फ्यूचर है या फिर कितना अच्छा फ्यूचर है अब्रॉड में भी और इंडिया में भी, या फिर तुम कितने सालों तक कंटिन्यू रह सकते हो, इसमें सस्टेन रह सकते हो वेरी इजीली। ओके, तो जो दुबई में जो फ्लड आई है, क्या उसका रिलेशन आपकी फील्ड से है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं? डेफिनेटली है। जो भी चीजें अभी ऐसे हो रही है ना कि हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मल कि यार पहले तो ऐसे नहीं होता था, हाँ, फेब में कौन सी हाँ, धूप होती थी, हाँ, बट अभी हो रही है ना। तो यही रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, यही रीजन है क्लाइमेट चेंज, यही रीजन है कि आप रूम में रहते हो, निकल जाते हो, AC तो बंद नहीं करते हो। ओके, तो मतलब मुझे लगा था कि मैं मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ में वीडियो शूट कर रही हूँ तो शायद काफ़ी फन होगा, बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये वीडियो इतना इंटेंस होने वाला है। I'm very intentional. Okay, so you have talked about your job role, you have described very nicely about your job role. Now coming to the most important और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हर किसी को जानना होता है कि सैलरी रेंज कितना होता है, कि अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो आफ्टर योर ग्रीन टेक्नोलॉजी एमटेक या फिर आफ्टर 5 years, तो इस ब्रैकेट में क्या सैलरी रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो अगर आप सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे, तो अगर इंडिया में आफ्टर ग्रीन टेक्नोलॉजी एमटेक ग्रीन टेक्नोलॉजी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यू विल इजीली गेट 4 to 6 एज अ फ्रेशर। ओके, एंड आफ्टर, इसने तो 5 years बोला, मैं 2 years का बताती हूँ पहले। आफ्टर 2 years यू कैन इजीली गेट 40 to 50% हाइक इजीली, वेरी इजीली। एंड आफ्टर 5 years 25 to 30 lakhs पैकेज इन इंडिया, बिकॉज द नीड ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करियर है, तो यू कैन गो फॉर इट। देन अगर अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें तो अभी अगर आप सस्टेनेबिलिटी के लिए चाह रहे हो करियर करने के लिए, तो आपका आई थिंक 15-20 लाख स्टार्टिंग भी हो सकता है। एंड अब आप सोच लो कि आफ्टर 5 years 15-20 लाख इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज, in terms of Indian rupees, yes. Okay. In terms, I'm talking in Indian rupees only. थोड़ा सा कन्वर्जन करने के लिए टाइम लगेगा, तो you can do it yourself. तो yes, Indian rupees में 15-20 लाख स्टार्टिंग हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में। एंड अदर देन यूरोप एंड इंडिया यू विल गेट 8 to 12 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर। ये सारा फ्रेशर्स का था। अब इंडिया में तो मैंने बता दिया कि आफ्टर 5 years 25 to 30 lakhs मिल सकता है, बट यूरोपियन कंट्रीज में तो आप अगर तुम्हें 15 से 20 अगर एज अ फ्रेशर मिल रहा है तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि 5 years बाद कितना हो सकता है, राइट? एंड बाकी सारी कंट्री का भी सेम सीन होगा। अभी इसमें ना फ्रीलांसिंग इज द थिंग जो बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज के बेसिस पे होती है। एक दो कुछ सर्विसेज है जिसमें सॉफ्टवेयर की चाहिए ज़रूरत होती है या फिर इन्वेस्टमेंट की, बट बाकी सारा तो आप कर सकते हो, लाइक फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जस्ट अगर आपके पास एक लैपटॉप भी है यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सेकेंड चीज़, अगर आप आपका फर्म स्टार्ट कर सकते हो सर्विस सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज में, उसके लिए आपको एक 2-4-5 साल का अगर एक्सपीरियंस है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का, तो यू विल गेट होल आइडिया अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड क्या क्या सर्विसेज है, या फिर हमें कैसे सर्व करना है क्लाइंट को कैसे लाना है, सारी चीज़ें आप कर लोगे, इजीली कर लोगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना 5 साल से। तो उसके बाद वो तो अप टू यू कि आपको कितना पैसा कमाना है विथ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इन योर ओन फर्म। तो या ये कुछ सैलरी रेंजेस है, तो यू कैन इजीली गो फॉर दिस करियर सस्टेनेबिलिटी।
वेरी वेल सेड कि आपका अभी मतलब पूरा ही बता दिया है मनीषा ने। अब मैं क्या ही बोलूँ कि इंडिया में कितना मिलेगा, बाहर कितना मिलेगा। फ्रीलांसिंग का तो ऑप्शन हमेशा आपके पास है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 2-3 साल से कर रहे हो ये काम तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आप खुद भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और उसके अलावा फिर अगर आप फ्रीलांसिंग में अच्छा कर लेते हो तो आप खुद का फॉर्म भी स्टार्ट बाद में कर सकते हो। ओके, सो माय फाइनल क्वेश्चन टू यू मनीषा इज दिस कि अगर स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी में करियर अपना करना है, तो अपने साइड से आप क्या टिप्स देना चाहोगे? आप सपोज अगर कोई फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो आप क्या टिप्स दोगे? ओके, तो बी फार्म के स्टूडेंट मोस्टली होंगे ना? हाँ, बी फार्म के, या फिर अगर हाँ, और कौन से स्टूडेंट है जो इस कोर्स को कर सकते हैं? ओके, तो मैं तो बी फार्म से थी, बट जैसे मेरे क्लासमेट थे, केमिकल इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बायोटेक वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स से जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो हाँ, मैं जो थी, मैंने फाइनल ईयर में मुझे पता चला था ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो यू आर जेन्युइनली वेरी लकी अगर आपको पता चल रहा है, क्योंकि मेरे टाइम पे इतना था भी नहीं कि इन्वायरमेंट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी जो कि अभी है। तो आप डायरेक्टली जैसे फाइनल ईयर में हम जीपैट देते हो, आई मस्ट से कि जीपैट प्लीज दो, क्योंकि आईसीटी में जीपैट का बहुत वैल्यू होता है। सेकेंड चीज़, आपको स्टाइपेंड तो मिलता ही है, और ऐसे मत सोचना कि ठीक है 12,500 तो मिलता है, नहीं, 12,500 आपका सर्वाइवल हो जाता है उसमें पूरा 12,500 में। तो ट्रस्ट मी, एक आपके लिए जीपैट एक वेरी गुड वे टू गो इन आईसीटी और टू गेट एडमिट इन एनी कोर्स। तो मेरा एडमिशन हुआ ग्रीन टेक्नोलॉजी में। मैंने एक एग्जाम दिया था, आईसीटी का हर एक एमटेक के कोर्सेज के लिए एक सेपरेट एग्जाम होता है। तो हाँ, तो मैंने वो एग्जाम दिया था ग्रीन टेक्नोलॉजी का। मुझे कुछ 50 में से 30-35 कुछ मार्क्स आए थे, बट ड्यू टू माई जीपैट उससे मुझे प्रेफरेंस मिला है। उन्होंने मुझे तो इन ओबीसी कैटेगरी मैं पहली स्टूडेंट थी जो मुझे सीट मिली बिकॉज ऑफ जीपैट, क्योंकि और भी ओबीसी के कैंडिडेट थे जिनको ज़्यादा मार्क्स थे, तुझे तो पता ही है। तो यार एक चीज़ हुई थी, तो आई मस्ट से कि जीपैट प्लीज करो। उसके बाद तुम कोर्स में तो एडमिट हो गए तो इजीली तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम कनेक्ट कर पाओगे। और जैसे मैंने बोला कि केमिस्ट्री मेरा पर्सनल फेवरेट है, बट ऐसा नहीं है कि विदाउट केमिस्ट्री अगर या फिर तुम्हारा केमिस्ट्री वीक है तो तुम नहीं कर सकते हो। उसमें तुम्हें राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारा सब कुछ सीखने मिलेगा। उसमें हमारा जैसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे थे, फार्मा में भी तो बायोटेक का फार्मा बायोटेक, तो उसका भी रिलीवेंस है, या फिर फार्मा की केमिस्ट्री का भी रिलीवेंस है। अदर भी सस्टेनेबिलिटी के भी कोर्सेज है, या फिर इंडस्ट्रियल कोर्सेज भी है, एनवायरमेंट के कोर्सेज भी है, जो पूरा ग्रीन टेक्नोलॉजी में एक मर्ज है। तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिलीवेंट भी रहेगा, थोड़ा सा इरिलीवेंट भी रहेगा तुम्हारे बैचलर के हिसाब से। बट जो इरिलीवेंट है वो तुम्हें स्कोप भी देगा करियर के लिए, और जो रिलीवेंस है वो तुम्हें इंटरेस्ट देगा ग्रीन टेक्नोलॉजी में रहने के लिए। तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? जो ओके, तो जो स्टूडेंट अभी ऑलरेडी बैचलर्स में है, फर्स्ट टू फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? तो जब मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया था एंड मुझे आईआईटी के बाद जब जॉब मिला था, तो फ्रेंकली स्पीकिंग उन्होंने तो आईआईटी का नाम एंड आईसीटी का नाम लिख के आई थिंक मुझे लिया था, क्योंकि मुझे सारे कोर्सेज या फिर जो भी सर्विसेज है मुझे वहाँ पे जाके सीखने को मिला पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक करना कैसे है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब तुम बैचलर में हो अभी, तो करंट अपडेट रखो थोड़ा सा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, क्लाइमेट कहाँ पे जा रहा है, पहले कहाँ था। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जैसे मैंने SBTI के बारे में बोला था ना, साइंस बेस्ड टारगेट करके है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड वाइड टारगेट सेट करती है कि इंडिया 2070 तक 1.5 डिग्री लेस होगा टेम्परेचर में, या फिर तुम्हें नेट जीरो लाना है। देखो कितनी सारी कंसेप्ट है, ग्लोबल वार्मिंग इज देयर, SBTI इज देयर, नेट जीरो इज देयर, कार्बन न्यूट्रल इज देयर, बहुत सारी चीज़ें। तो तुम ऐसे अभी तो आई नो कि तुम लोगों को नहीं पता होगा, तो तुम लोग प्लीज़ जाओ गूगल पे देखो, थोड़ा सा अपडेट रहो अपने इन्वायरमेंट के रिलेटेड या फिर क्लाइमेट के रिलेटेड, बाहर के क्या नॉर्म्स है, इंडिया के क्या नॉर्म्स है, बाहर के कौन से नॉर्म्स इंडिया में आने वाले हैं, या फिर तुम्हें जहाँ पे जाना है जॉब करनी है उस कंट्री का क्या सीन है सस्टेनेबिलिटी को लेके या फिर क्लाइमेट को लेके, ये सारी चीज़ें देखो थोड़ी सी। एंड जो भी सर्विसेज मैंने बताई है या फिर जो भी अपकमिंग सर्विसेज है, वो थोड़े से उसके रिलेटेड कोर्सेज वगैरह करके रखो, या फिर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर रखो, तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए ईजी होगा टू गेट जॉब एंड टू सर्वाइव ईजीली। टू गेट जॉब इज़ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बट टू सर्वाइव इट इज़ वेरी easy to go with, because this career is very much interesting, very much interesting. I must say
I'm enjoying my job a lot. So yes. दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जनरली जॉब तो मिल जाती है, सैलरी भी मिल जाती है, बट वो सैलरी और जॉब को आप कितना जी पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी हो तो बंदा या जो पर्सन है वो खुश ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. ओके. एंड इसी चीज़ को लाइक कि एक सॉल्यूशन मैंने इस चीज़ पे निकाला है कि अगर आप अभी अपना बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो और जॉब में अभी आप एंटर करने वाले हो, बट आप कंफ्यूज हो कि आपको यही नहीं समझ आ रहा कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी कैपेबिलिटी जो है, उस हिसाब से आपके लिए कौन सा जॉब सेक्टर अच्छा रहेगा. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक करियर काउंसलिंग का एक सेशन बुक कर सकते हो विथ मी, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर. तो एक जनरल काउंसलिंग हम आपकी कर सकते हैं जिसमें हम ये पता करेंगे कि आपके लिए कौन सा सेक्टर या कौन सी जॉब अच्छी रहेगी. और उसके बाद अगर आपको भी लगता है कि वो जॉब आपके लिए सही रहेगी तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट मेंटोर्स है, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए मनीषा है और बाकी मेडिकल राइटिंग है, एमबीए वाले जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो सारे हमारे पास में अलग अलग एक्सपर्ट्स अभी है. तो उनसे अगर आपको फर्दर काउंसलिंग चाहिए, एक एक्सपर्ट एक आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से आपका सेशन बुक कर सकते हैं. तो नीचे कमेंट सेक्शन में और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के नीचे, उसमें आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगे. एक फॉर्म वो होगा जिसमें आप लोगों को अगर लगता है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाना चाहिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप उस फॉर्म में वो मेंशन कर सकते हो. और जो दूसरा फॉर्म है वो फिलअप आप कर सकते हो आपके काउंसलिंग के लिए. तो दोनों फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अदर दैन दिस, अगर आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना तो आप डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. जिस भी कमेंट पे, जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उस पर हमारा जो है नेक्स्ट इमीडिएट वीडियो रहेगा. और जिस भी टॉपिक को लेके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस चाहिए. ओके, या सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. और ये जो इन्फॉर्मेशन मनीषा ने बताई है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहेगी. तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे मैंने बताया कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो या फिर जो मैंने फॉर्म दिया है उसमें भी फिलअप कर सकते हो. और अगर काउंसलिंग सेशन आपको बुक करना है तो उसके लिए भी नीचे दिया गया फॉर्म आप भर सकते हो. और इसी के साथ में आई वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट. एनी मैसेज फ्रॉम यू? She is my best counselor. Thank उसको you. टॉपिक के बारे में पता हो ना हो तो भी थैंक यू. सो या मैसेज मुझे देना. तो यस, मैं दूंगी एक मैसेज कि इस वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं खुद भी जेन्युइनली बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा करियर है. तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने में. प्लीज़ ट्राई इट वंस. आपको नहीं मज़ा आया तो एनीवेज यू आर ट्राइंग अनदर चीज़ ऑल्सो ना. तो ट्राई इट, यू विल एंजॉय इट एंड डोंट इग्नोर. एक बार सुन लो, आधा घंटा मैक्सिमम कुछ वीडियो होगा. हो सकता है आपका करियर चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है आपको भी क्यूरोसिटी हो, आप भी थोड़े से क्यूरियस हो जाओ कि क्या चीज़ है, आपको नहीं पता होगा. ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हो. तो क्योंकि मुझे नहीं पता था या फिर मेरा टाइम गया है चूज़ करने में या फिर ढूंढने में ये सारी चीज़ें, तो मैं चाहती हूँ कि आपको अगर मिल रही है ना प्लेट में डाल के, तो आप प्लीज़ उसका यूज़ करो. या एग्जैक्टली. तो मतलब ये सीरीज स्टार्ट करने का मोटो यही रहा है कि आप लोग जो है अपने हिसाब से अच्छा करियर चूज़ करो, सारी चीज़ें पता करके करियर चूज़ करो और आगे आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो. क्योंकि अगर एक बार आप किसी करियर में घुस जाते हो और 2-3 साल उसको देते हो और फिर आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है, कुछ और चूज़ करना है, तो हो सकता है आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़े. ये हो सकता है. तो इसलिए हम पहले ही एफर्ट्स ले रहे हैं कि आपको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन मिले. तो या विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. आई वोंट से थैंक्स टू हर बिकॉज शी इज़ माई बेस्टी और You बेस्ट should फ्रेंड्स. say. नो, I won't say. That's okay. Okay, but thanks from my subscribers. Okay, yeah, and yeah, bye everyone. Have a great day. Bye.